Hello friends, welcome to Kalyani IAS Academy. In this lecture we will study issues and welfare programs related to underprivileged class. So let's start and let's understand who are included in underprivileged class. See, there are many groups of people or there are many classes which are included in underprivileged class. For an example, scheduled caste, scheduled tribes, other backward classes, minorities, right, working class and LGBT community, right. So in this lecture we will study about scheduled castes, scheduled tribes, other backward classes and minorities and in next lecture we will study about working class or laboring class and LGBT community, right. So at first we understand what are the challenges and what are the issues of underprivileged class. See here 11 marker question can be asked, right. 11 marker question can be asked, what are the challenges and issues of underprivileged class, right. Or 5 marker question can be asked, what are the issues and challenges of other backward classes, or what are the issues and challenges of scheduled caste, right. So with these points, right, with these points जो हम यहाँ पर सोशली या जो इकोनॉमिक इश्यूज को पढ़ेंगे, इसमें से कुछ पॉइंट तो सभी अंडर प्रिविलेज क्लास के लिए होंगे, उसमें से कुछ पॉइंट्स को आप इंक्लूड करके या कुछ को एक्सक्लूड करके अगर कहीं से जैसे माइनॉरिटीज़ के इश्यूज़ पे माइनॉरिटी के इश्यूज़ पर क्वेश्चन आता है, राइट, तो कुछ इश्यूज़ या चैलेंजेस ऐसे होंगे जो कि स्पेशली किन से रिलेटेड है, माइनॉरिटी से रिलेटेड है, तो आप उनको इंक्लूड करके उत्तर लिख सकते हैं। और कुछ इश्यूज ऐसे होंगे जो कि माइनॉरिटी से रिलेटेड नहीं होंगे, तो उनको आप जो है एक्सक्लूड कर सकते हैं, राइट। तो अब हम यहाँ पर जो अंडर प्रिविलेज्ड क्लास है उनके इश्यूज और चैलेंजेस को पढ़ते हैं, राइट। जो अंडर प्रिविलेज्ड क्लास है उनके इश्यूज या चैलेंजेस बहुत ही ज़्यादा हैं, राइट, इसीलिए हम उनको जो है सोशली उनके सोशली इश्यूज या सोशली चैलेंजेस को समझते हैं, फिर इकोनॉमिक और फिर पॉलिटिकल और उसके बाद में अदर इश्यूज को हम यहाँ पर समझेंगे। तो अंडर प्रिविलेज्ड क्लास के सोशल इश्यूज को समझते हैं, जिसमें सबसे पहला क्या हो जाएगा, लैक ऑफ बेसिक फैसिलिटीज लाइक एजुकेशन एंड हेल्थ, राइट। तो जो एजुकेशन एंड हेल्थ है वो इंडिया में सभी स्टूडेंट्स को और सभी सिटीजन को प्रोवाइड किया जा रहा है, परंतु हमारी सोसाइटी के कुछ सेक्शंस ऐसे हैं जिनके लिए एजुकेशन के लिए एक्सेस नहीं है और ना ही हेल्थ फैसिलिटीज़ के लिए एक्सेस है, और साथ ही साथ जो हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं उनकी भी बहुत ज़्यादा कमी है। तो पहला हो जाएगा लैक ऑफ बेसिक फैसिलिटीज़ लाइक एजुकेशन एंड हेल्थ। सेकेंड, नेग्लिजिबल अटेंडेंस इन द हायर एजुकेशन। जो अंडर प्रिविलेज्ड क्लास है उसके स्टूडेंट्स की हायर एजुकेशन में, चाहे वो टेक्निकल एजुकेशन हो, मेडिकल एजुकेशन हो या फिर अदर एजुकेशन हो, उस हायर एजुकेशन में अंडर प्रिविलेज्ड जो स्टूडेंट्स हैं उनकी संख्या बहुत ही नाममात्र की होती है। साथ ही साथ इफ वी टॉक अबाउट द प्राइमरी एजुकेशन, देन ओनली और नियरली 50% students from underprivileged class has access to primary education. So you can understand the fact here only 50% is underprivileged students are getting education, और इसीलिए जैसे जैसे प्राइमरी फिर सेकेंडरी हायर एजुकेशन तक पहुंचते हैं तो अंडर प्रिविलेज्ड स्टूडेंट्स की जो संख्या है वो कम होती जाती है। फिर तीसरा, इंडेप्टनेस ड्यू टू ड्रग प्रॉब्लम हो जाएगा। सी, जो अंडर प्रिविलेज्ड पीपल होते हैं वो डेली वेजेस वर्कर होते हैं और दिन भर मेहनत का कार्य करते हैं, तो अपनी थकान मिटाने के लिए या फिर अपना जो भी प्रेशर है, सोशल प्रेशर है, उसको रिलीज करने के लिए वो वाइन का या फिर अन्य जो जितने भी वाइन का, राइट, सिगरेट का, टोबैको का, इनका क्या करते हैं, इनको कंज्यूम करते हैं। तो इस वजह से इनमें जो है ड्रग प्रॉब्लम भी बढ़ती है और ड्रग प्रॉब्लम की वजह से फिर जो है इंडेप्टनेट की जो है प्रॉब्लम भी बढ़ती है। तो इंडेप्टनेट्स ड्यू टू ड्रग प्रॉब्लम हो जाएगा। देन सोशल एक्सक्लूजन हो जाएगा, राइट। फिर इनइक्वालिटी हो जाएगा, राइट, इनइक्वालिटी, देन डिस्क्रिमिनेशन एंड जो है इनह्यूमन क्या हो जाएगा, ट्रीटमेंट हो जाएगा,
राइट। जो अंडर प्रिविलेज्ड क्लास है वो नॉट ओनली इकोनॉमिकली बल्कि सोशली भी क्या होते हैं, अंडर प्रिविलेज्ड होते हैं। इसी वजह से उनके साथ में इनह्यूमन ट्रीटमेंट किया जाता है, राइट। साथ ही साथ उनका जो वर्क प्लेसेस होते हैं वहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन होता है, और चाहे जॉब्स में या एजुकेशन में या फिर अदर जो सेक्शन है उसमें इनइक्वालिटी होती है। साथ ही साथ दे आर हैविंग अ लैक ऑफ हाउसिंग प्रॉब्लम हो जाएगा, एंड देयर इज अ लैक ऑफ ह्यूमन रिलेशंस अमंग जो सोसाइटी हो जाएगी। क्लियर। नाउ वी विल अंडरस्टैंड, नाउ वी स्टडी द इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, इकोनॉमिक इश्यूज, इकोनॉमिक चैलेंजेस ऑफ अंडर प्रिविलेज्ड क्लास। इसमें सबसे पहला क्या हो जाएगा, लैक ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, राइट। अभी हमने देखा था कि जो अंडर प्रिविलेज्ड क्लासेस होती हैं उनके स्टूडेंट्स जो है प्राइमरी एजुकेशन हो, सेकेंडरी एजुकेशन हो या हायर एजुकेशन में बहुत कम स्टूडेंट्स को ही जो है एजुकेशन मिल पाता है, राइट। तो जो अंडर प्रिविलेज्ड क्लास के स्टूडेंट्स होते हैं दे आर लैकिंग इन स्किल्स, राइट, ट्रेनिंग एंड एजुकेशन। देयरफॉर देयर इज अ लैक ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज फॉर देम। तो पहला हो जाएगा लैक ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। सेकेंड, इकोनॉमिक बैकवर्डनेस हो जाएगा, दे डोंट हैव इनफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज। थर्ड, डिस्क्रिमिनेशन एट वर्क प्लेसेस हो जाएगा, और कई बार जो इनह्यूमन वर्क होते हैं वो इसी अंडर प्रिविलेज्ड क्लास से ही कराए जाते हैं। फोर्थ इज नो फेयर रिम्यूनरेशन होते हैं, राइट। चूंकि ये अच्छे स्किल्ड नहीं होते हैं, साथ ही साथ एजुकेशन भी नहीं अच्छा होता है, इसीलिए इनका जो रेम्यूनरेशन होता है कई बार मनमाने तरीके से दिया जाता है, दिन भर काम कराया जाता है और बहुत ही कम जो है उनको डेली वेजेस जो है दिया जाता है। फिर लैंडलेसनेस हो जाएगा, राइट, और फिर लैक ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप हो जाएगा, इस वजह से वो अपने उद्योग धंधे स्थापित भी नहीं कर पाते हैं। फिर डिक्रीज इन्वॉल्वमेंट इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो जाएगा। सो दीज आर द इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। नाउ वी विल सी द पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स और पॉलिटिकल इश्यूज। जो अंडर प्रिविलेज्ड क्लास है, राइट, उनके लिए देयर इज अ लैक ऑफ रिप्रेजेंटेशन इन पॉलिटिक्स, राइट। तो लैक ऑफ रिप्रेजेंटेशन इन पॉलिटिक्स, देन वोट बैंक पॉलिटिक्स, ये यहाँ पर सबसे बड़ी मुद्दे की बात है, राइट। जब भी इलेक्शंस होते हैं तो उस समय पर एक या दो पॉलिसीज जो है अंडर प्रिविलेज्ड क्लास के लिए अनाउंस की जाती है, और बाकी के 5 साल तक जो है उनके वेलफेयर के लिए, उनके इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट के लिए कोई भी कार्य नहीं किए जाते हैं। केवल और केवल चुनाव जीतने के लिए ही उनको वोट बैंक के तौर पर एक दो पॉलिसीज या एक दो स्कीम्स को अनाउंस किया जाता है, और फिर 5 साल उनके एजुकेशन के लिए, उनकी इकोनॉमिक एक्टिविटी में इन्वॉल्वमेंट के लिए कोई कार्य नहीं किया जाता है। देन पॉलिटिसाइजेशन ऑफ द अंडर प्रिविलेज्ड इन पॉलिटिक्स हो जाएगा। तो यहाँ पर जो वोट बैंक पॉलिटिक्स है उसमें पॉलिटिसाइजेशन भी हो चुका है, अर्थात कई बार तो ऐसा होता है कि जो काम उनके अपलिफ्टमेंट के लिए, एजुकेशन के लिए, वेलफेयर के लिए होना चाहिए वो हो ही नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि एक तो उनको वोट बैंक माना जाता है और उनको पता है कि उनके लिए जो जितनी भी पॉलिसीज आती हैं वो चुनाव जीतने के लिए ही होती हैं। इस वजह से उनकी जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, हेल्थ है, एजुकेशन है, राइट, एम्प्लॉयमेंट है, इन पर ना के बराबर ध्यान दिया जाता है, बल्कि उनको स्कॉलरशिप की या फिर उनको कुछ फ्री जो योजना है वो देने की यहाँ पर जो है घोषणा की जाती है। कई बार जो उनके राइट्स हैं उनको भी क्या किया जाता है, इन्फ्रिंजमेंट की जो है केसेस देखने को मिलते हैं। फिर अदर प्रॉब्लम में हो जाएगा लैक ऑफ सोशल रिलेशंस हो जाएगा, राइट, और लैक ऑफ क्या हो जाएगा, मेडिकल एजुकेशन हो जाएगा, राइट। नाउ वी स्टडी द शेड्यूल कास्ट। तो अब हम शेड्यूल कास्ट के बारे में जो है पढ़ते हैं, समझते हैं, राइट। सबसे पहले व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ शेड्यूल क्लास या हु आर इन शेड्यूल क्लास, राइट। देयर इज नो क्लियर कट डेफिनेशन इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, बट सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने कई बार शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल टाइप को जो है डिफाइन किया है। बट इफ वी टॉक जनरली, तो जनरली वी कैन से दैट शेड्यूल कास्ट रिफर्स टू द कास्ट विच इज कॉल्ड शूद्रास। तो हमारे देश में जिनको शूद्र, अवर्ण या अनटचेबल समझा जाता है, राइट।
सो हुएवर इन इंडिया आर कॉल्ड शूद्र, अवर्णा, और जिनको अनटचेबल समझा जाता है और जिनके साथ में सोशल, राइट, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल या कल्चरल डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, उनको शेड्यूल कास्ट में समझा जाता है या उनको शेड्यूल कास्ट में इंक्लूड किया जाता है. सो वी कैन राइट दिस definition in the examination, right? So schedule caste refers to the caste which is called Shudra, Avarna, untouchable, also which are, right, which are victim of social, economic, political and cultural discrimination. अब यहाँ पर जो शेड्यूल कास्ट वर्ड है, इसका अगर हम हिस्ट्री जानने की कोशिश करें तो जो शेड्यूल कास्ट वर्ड है, इट वाज फर्स्टली यूज्ड बाय साइमन कमीशन. तो साइमन कमीशन के द्वारा हमारे देश में शेड्यूल कास्ट वर्ड को सबसे पहले इस्तेमाल किया गया था, राइट. और इस शब्द को जिनके साथ में ये जितनी भी डिस्क्रिमिनेशन हुआ था उन लोगों के लिए शेड्यूल कास्ट शब्द इस्तेमाल करने की जो एडवाइस थी वो दी थी डॉक्टर वी.आर. अम्बेडकर ने, राइट. डॉक्टर वी.आर. अम्बेडकर ने जो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें इन लोगों के लिए जो था शेड्यूल कास्ट वर्ड इस्तेमाल करने का इन्होंने सजेशन दिया था. और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के माध्यम से जिनके साथ में भी सोशली, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और कल्चरल डिस्क्रिमिनेशन हुआ है और जो कि अनटचेबल हैं, अवर्ण हैं या शूद्र हैं, उनके लिए शेड्यूल कास्ट शब्द जो है वो एडॉप्ट किया गया है बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935. क्लियर. अब हम पढ़ते हैं वेलफेयर प्रोग्राम्स, राइट. तो वेलफेयर प्रोग्राम्स रिगार्डिंग शेड्यूल कास्ट. अब शेड्यूल कास्ट से संबंधित जो वेलफेयर प्रोग्राम्स से संबंधित प्रोविजंस हैं, हम उनको कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस में, पॉलिसी प्रोविजंस में, स्टैट्यूटरी प्रोविजंस और अदर प्रोविजंस के रूप में पढ़ेंगे, राइट. तो जिसमें से सबसे पहला क्या हो जाएगा, यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हो जाएगा, राइट. तो फॉर द वेलफेयर ऑफ शेड्यूल कास्ट देयर आर मैनी प्रोविजंस इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, राइट. तो कॉन्स्टिट्यूशन में शेड्यूल कास्ट के वेलफेयर के लिए जो जितने भी प्रोविजंस हैं और जितने भी आर्टिकल्स हैं, राइट, उनको समझते हैं. सबसे पहला तो क्या हो जाएगा, आर्टिकल 17 विच इज द प्रोविजन ऑफ क्या हो जाएगा, अनटचेबिलिटी हो जाएगा. तो सबसे महत्वपूर्ण जो आर्टिकल है वो कौन सा हो जाएगा, आर्टिकल 17 प्रोविजन ऑफ अनटचेबिलिटी. उसके बाद में आर्टिकल 15 द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, राइट, रिलीजन, सेक्स, प्लेस ऑफ द बर्थ, राइट. आर्टिकल क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट. तो इसमें तो हमारे देश के नागरिक चाहे वो अंडर प्रिविलेज्ड हों, चाहे एससी के हों, एसटी के हों, ओबीसी के हों, जनरल कैटेगरी के हों, सबके लिए जो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट है उसमें इक्वालिटी होगी. फिर आर्टिकल 25 में राइट टू रिलीजियस फ्रीडम है उनके लिए. आर्टिकल 46 में प्रमोशन ऑफ एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ एससीज एंड क्या हो जाएगा, एसटीज हो जाएगा. क्लियर. चलिए नेक्स्ट हो जाएगा आर्टिकल 303. तो आर्टिकल 303 में क्या है, रिजर्वेशन इन लोकसभा. तो एससीज का ये जो 3033 आर्टिकल 330 और 332 ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं. अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 330 रिजर्वेशन इन लोकसभा फॉर शेड्यूल कास्ट एंड अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 332 या 332 रिजर्वेशन इन स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज. तो 330 में लोकसभा में रिजर्वेशन है और 332 में जो है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज में रिजर्वेशन है. फिर आर्टिकल 243 रिजर्वेशन इन पंचायत और आर्टिकल 243 में ही जो म्यूनसिपैलिटीज हैं उनमें रिजर्वेशन के लिए यहाँ पर जो है प्रोविजन है. तो आप क्लियरली याद रख सकते हैं 330 में लोकसभा में रिजर्वेशन, 332 में लेजिस्लेटिव असेंबली में और 243 में पंचायत एंड म्यूनसिपल पॉलिटीज जो म्यूनसिपैलिटीज हैं उनमें रिजर्वेशन का क्या है, प्रोविजन है, राइट. इसके अलावा आर्टिकल क्या हो जाएगा 338. अब समझिए हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूशन में शेड्यूल कास्ट के लिए कई
आर्टिकल्स हैं और कई प्रोविजंस हैं। साथ ही साथ समय समय पर सरकार ने कई एक्ट्स भी पास किए हैं, राइट। अब उन एक्ट्स और कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी राइट्स उनको दिए गए हैं, राइट, वो सुरक्षित रहें, उनमें कभी भी कमी ना आए, इसके लिए नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट भी है। तो आर्टिकल 338 में नेशनल कमीशन फॉर क्या है, शेड्यूल कास्ट है। तो आर्टिकल 338 नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट है, राइट। और जो अगर हम देखें तो शुरुआत में शेड्यूल कास्ट एवं शेड्यूल ट्राइब के लिए, दोनों के लिए एक ही कमीशन होता था, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब। परंतु इसको जो 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है उसके माध्यम से इसको सेग्रीगेट कर दिया गया, राइट। तो आर्टिकल 338 में पहले नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब था, परंतु 2003 में 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से जो शेड्यूल कास्ट कमीशन है उसको क्या किया गया है, एस्टेब्लिश किया गया है। और आर्टिकल 338(5) में जो शेड्यूल कास्ट कमीशन है उसके फंक्शंस को जो है बताया गया है। और ये हमारे देश में जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स हैं या जो भी सेफगार्ड्स जो हैं विभिन्न एक्ट के माध्यम से प्रोवाइड किए गए हैं वो कभी कम ना हो या किसी भी पॉलिसी से इनके राइट्स कम ना हो, इसके लिए यह जो कमीशन है ये कार्य करता है। नाउ वी विल सी द स्टेचुअरी प्रोविजंस। तो जो स्टेचुअरी प्रोविजंस हैं उनकी चर्चा करते हैं। सबसे पहला क्या हो जाएगा, द अनटचेबिलिटी ऑफेंसेस एक्ट 1995, राइट। तो हमारे देश में अनटचेबिलिटी को रोकने के लिए द अनटचेबिलिटी ऑफेंसेस एक्ट 1955 लाया गया था, राइट। और जब अनटचेबिलिटी कम नहीं हुई तो सरकार ने इसमें कुछ अमेंडमेंट किए गए और इस एक्ट का नाम हो गया सिविल राइट प्रोटेक्शन एक्ट, राइट। तो प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट, राइट। और इसी एक्ट को 1976 में इसका नाम हो गया था प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट 1976। परंतु 1976 में जो अमेंडमेंट हुए थे उससे भी अनटचेबिलिटी कम नहीं हुई, तो फिर और जो है कठिन जो है प्रयास किए गए और फिर SC/ST एक्ट 1989 को जो है लागू किया गया था। SC/ST एक्ट का पूरा नाम क्या हो जाएगा, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989 हो जाएगा। तो हमारे देश से जो है अनटचेबिलिटी को समाप्त करने के लिए या हम ये कहें कि वेलफेयर जो शेड्यूल कास्ट है उनके वेलफेयर के लिए ST/SC एक्ट 1989 जो है हमारे देश में लागू किया गया। फिर तीसरा हो जाएगा नेशनल शेड्यूल कास्ट फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन 1989। और ये जो फाइनेंस कॉर्पोरेशन है ये SC के लिए भी है, ST के लिए भी है और OBC के लिए भी है। इन सब का कार्य क्या है समझिए। जो नेशनल शेड्यूल कास्ट फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है 1989, राइट, ये शेड्यूल ट्राइब्स में या शेड्यूल ट्राइब्स के लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए लोन प्रोवाइड कराता है, राइट, अर्थात फाइनेंस फैसिलिटी जो है अवेलेबल कराता है, साथ ही साथ उनके डेवलपमेंट के लिए कार्य करता है। तो जो नेशनल शेड्यूल कास्ट फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन 1989 है, यह शेड्यूल कास्ट जो कम्युनिटी है उनको लोन फैसिलिटी अवेलेबल कराता है, उनके लिए उनके जॉब क्रिएशन के लिए जो काम करता है। और ये जो है नेशनल शेड्यूल कास्ट फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है, इसको कंपनीज एक्ट 1956 के अंदर ही जो है क्या है इस्टेब्लिश किया गया है। अगला हो जाएगा यहाँ पर पॉलिसी प्रोविजंस को, राइट। तो SC शेड्यूल कास्ट ट्राइब के वेलफेयर के लिए जो पॉलिसीज बनाई गई हैं हमारे देश में उनको समझते हैं। सबसे पहला क्या हो जाएगा, प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम हो जाएगा। और इस स्कॉलरशिप स्कीम्स के माध्यम से जो शेड्यूल कास्ट स्टूडेंट्स हैं उनको प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप दी जाएगी ताकि उनके एजुकेशन के लिए उनका एजुकेशन इंप्रूव हो सके। सेकेंड हो जाएगा फ्री कोचिंग स्कीम हो जाएगा। तो
जो गवर्नमेंट एग्जाम्स के प्रिपरेशन के लिए या फिर जो टेक्निकल एजुकेशन है, राइट, तो टेक्निकल एजुकेशन के एंट्रेंस एग्जाम के लिए, गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए विभिन्न कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में जो फ्री कोचिंग है वो अवेलेबल कराई जा रही है। तीसरा हो जाएगा राजीव गांधी नेशनल फेलोशिप स्कीम हो जाएगा, और ये यूजीसी के द्वारा दी जा रही है, राइट। तो राजीव गांधी नेशनल फेलोशिप स्कीम जो है ये यूजीसी के द्वारा प्रोवाइड की जा रही है, ताकि जो हायर एजुकेशन है उसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट में शेड्यूल कास्ट जो स्टूडेंट हैं उनका या उनकी जो हिस्सेदारी है वो इम्प्रूव हो सके। नेक्स्ट हो जाएगा बाबू जगजीवन राम हॉस्टल स्कीम हो जाएगा, और इस स्कीम के माध्यम से जो शेड्यूल कास्ट ट्राइब की स्टूडेंट्स हैं उनको हॉस्टल फैसिलिटी प्रोवाइड कराई जा रही है। फिर प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना 2009-10 हो जाएगी, राइट। और जो प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना है इसके माध्यम से जो शेड्यूल कास्ट डोमिनेटेड पंचायत हैं, राइट, वहाँ पर बेटर फैसिलिटी के लिए सरकार जो है रिसोर्सेज अवेलेबल करा रही है। फिर नेशनल ओवरसीज प्लान हो जाएगा, जिसके माध्यम से फॉरेन कंट्रीज में एजुकेशन के लिए सरकार फाइनेंशियली एड देती है। फिर एजुकेशन डेवलपमेंट स्कीम फॉर द गर्ल चाइल्ड हो जाएगा। फिर पासिंग कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए जो है मनी इंसेंटिव्स भी दिए जा रहे हैं, राइट। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स अगर कोई स्टूडेंट क्रैक करता है तो उसको लोकल लेवल पर जो है प्रोत्साहन राशि दी जाती है, राइट। फिर उसके बाद में 25% रिजर्वेशन इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हो जाएगा, राइट। तो जो जहाँ 25% का जो है रिजर्वेशन दिया जा रहा है ताकि जो है एजुकेशन इम्प्रूवमेंट हो सके। फिर हाउसिंग जो हॉस्टल स्कीम है वो कॉलेजेस में प्रोवाइड कराई जा रही है, ताकि शेड्यूल कास्ट के जो जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो कॉलेजेस में जब पढ़ाई करें तो उनके लिए हॉस्टल फैसिलिटी भी अवेलेबल हो, राइट। नाउ वी स्टडी शेड्यूल ट्राइब, राइट। तो यहाँ पर आपको क्लियरली समझ लेना चाहिए कि देखिए शेड्यूल कास्ट उनको कहा जाता है जो कि अवर्ण है, अनटचेबल है, राइट, और जिनके साथ में सोशली, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल डिस्क्रिमिनेशन हुआ है। वहीं शेड्यूल ट्राइब में वे लोग सम्मिलित होते हैं जो कि इसी लैंड के नेटिव हैं या जो आदिवासी हैं, राइट। तो एसटीज आर कॉल्ड आदिवासीज और नेटिव, राइट। तो जो इसी लैंड के नेटिव हैं और जो आदिवासी हैं उनको ही शेड्यूल ट्राइब माना जाता है, और जो शेड्यूल ट्राइब है वो हमारे देश में नॉर्थ ईस्ट और साउथ इंडिया में बड़े पैमाने पर फैली हुई हैं। तो सिंपली वी कैन से दैट हु द पर्सन, right, the citizen of India who are native of this land or who are Adivasis are known as scheduled tribe in India, right। और ये जो scheduled tribes हैं ये नॉर्थ ईस्ट और साउथ इंडिया में इनका स्प्रेड है। साथ ही साथ ये जो एसटीज हैं ये हमारे देश में बहुत ही लंबे समय से रहते आ रहे हैं। एसटीज हैव बीन लिविंग इन इंडिया सिंस 1500 BC, or we can say that the STs have been living in this country before the advent of Aryans, right। और जो STs हैं वो जो जितने भी डिस्प्लेस्ड पॉपुलेशन है, डिस्प्लेस्ड पॉपुलेशन की 55% जो है वो कौन है, शेड्यूल ट्राइब्स हैं, क्योंकि जो शेड्यूल ट्राइब्स हैं वो फॉरेस्ट एरिया में जो है रहते हैं, राइट। तो ये फॉरेस्ट एरिया में अगर हमको डैम्स कंस्ट्रक्ट करना हो, रोड, रेलवे, राइट, अगर डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स जो हैं होते हैं तो उससे इनका डिस्प्लेसमेंट भी होता है। तो डिस्प्लेसमेंट जो पॉपुलेशन है उसके 55% जो है शेड्यूल ट्राइब्स ही होते हैं। अब शेड्यूल ट्राइब्स के संबंधित जो है हम स्पेशल फैक्ट समझते हैं, राइट। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए, राइट, हु आर द शेड्यूल ट्राइब्स, राइट, शेड्यूल ट्राइब्स क्या होती हैं या व्हाट आर द फीचर्स ऑफ शेड्यूल ट्राइब्स, तो शेड्यूल ट्राइब्स के हम जो है फीचर समझते हैं ताकि आपको उनसे संबंधित जितने भी इश्यूज हैं, चैलेंजेस हैं वो आपको अच्छे से समझ में आ जाए। सबसे पहला क्या हो जाएगा कि एसटीज जो है ये जियोग्राफिकल क्या होती हैं, आइसोलेटेड होती हैं, अर्थात ये किसी फॉरेस्ट एरिया में बाकी जो दुनिया होती है
उल से क्या होती हैं, आइसोलेटेड होती हैं। साथ ही साथ दे हैव साइंस ऑफ प्रिमिटिव फीचर्स, राइट, उनकी चाहे लैंग्वेज हो, राइट, चाहे लाइफ स्टाइल हो, वो बहुत ही क्या होती है, प्रिमिटिव होती है। तो पहला जो फीचर है एसटी का वो क्या हो जाएगा कि शेड्यूल्ड ट्राइब्स आर जियोग्राफिकल आइसोलेटेड, तो ये जियोग्राफिकल आइसोलेटेड होती हैं, किसी वन क्षेत्र में रहती हैं, एंड दे हैव साइंस ऑफ प्रिमिटिव फीचर्स हो जाएगा, राइट। इनका जो लाइफ होती है वो ट्रेडिशनल लाइफ होती है और ट्रेडिशनल ही इनका लिवलीहुड होता है। साथ ही साथ शेड्यूल्ड ट्राइब्स की लैंग्वेज, कस्टम्स, ट्रेडिशंस या फिर जिनकी रिलीजन या आर्ट है, ये सभी क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं, प्रिमिटिव होते हैं या ट्रेडिशनल होते हैं। साथ ही साथ इनकी जो कल्चर है वो भी क्या होता है, एंशिएंट कल्चर होता है। साथ ही साथ इनका जो एजुकेशन है और इनका जो इकोनॉमी है वो भी क्या होती है, डेवलप्ड नहीं होती है। एग्जाम्पल के लिए बोडो, चकमा, नागा, संथाल, गोंड, व्हील और क्या हो जाएंगे, वेगा हो जाएंगे, राइट। अब ये जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं, अगर हम देखें तो हमारे देश में अदर क्लासेस हैं वो इकोनॉमिकली, सोशियली, पॉलिटिकली सब क्या है, डेवलप हो चुकी हैं, परंतु शेड्यूल्ड ट्राइब्स अभी भी बैकवर्ड हैं। उसके कारण क्या है, तो काजेस ऑफ द बैकवर्डनेस ऑफ द शेड्यूल्ड ट्राइब्स, तो काजेस ऑफ द बैकवर्डनेस ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स, उसमें सबसे पहला क्या हो जाएगा, ब्रिटिश पॉलिसीज हो जाएंगे, राइट। ब्रिटेन ने जब इंडिया को कॉलोनी बनाया था तो उनका उद्देश्य यही था कि यहाँ के रिसोर्सेज को मैक्सिमम जो है एक्सप्लॉइट करना। तो उनकी पॉलिसीज ऐसी होती थी जिससे शेड्यूल्ड ट्राइब का एक्सप्लॉइटेशन हुआ है। तो ब्रिटिश पॉलिसीज की वजह से आज तक जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं उनका एक्सप्लॉइटेशन जारी है, साथ ही साथ उनकी स्थिति इंप्रूव नहीं हुई है। सेकेंड हो जाएगा मेडाइवल इन्वेडर्स हो जाएंगे, राइट। हमें पता है कि जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं दे आर नेटिव ऑफ दिस लैंड, और जब फॉरेन इन्वेडर्स ने अटैक किया तो उसकी वजह से भी इनकी स्थिति में नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा, राइट। फिर गवर्नमेंट जो मशीनरी है वो उनके अपलिफ्टमेंट में कार्य नहीं कर पाई, साथ ही साथ उनके लिए कोई फाइनेंशियली हेल्प भी नहीं प्रदान की गई। नाउ वी विल अंडरस्टैंड द वेलफेयर प्रोग्राम्स रिगार्डिंग शेड्यूल्ड ट्राइब। तो शेड्यूल्ड ट्राइब्स के जो वेलफेयर प्रोग्राम्स हैं उनको एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले इनके जो वेलफेयर प्रोविजंस हैं रिगार्डिंग कॉन्स्टिट्यूशनल, फिर स्टेचुअरी, फिर पॉलिसी, स्कीम्स और अदर, इन सबको हम विस्तार से यहाँ पर समझते हैं। पहला हो जाएगा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, जिसमें से सबसे पहला क्या हो जाएगा, आर्टिकल 342। आर्टिकल 342 में क्या है, द प्रेसिडेंट कैन डिक्लेयर एनी कास्ट एज अ शेड्यूल्ड ट्राइब। तो हमारे देश में किस ट्राइब को शेड्यूल्ड ट्राइब का दर्जा दिया जाएगा, राइट, ये पावर प्रेसिडेंट के पास में है और ये पावर प्रेसिडेंट को आर्टिकल 342 से मिलती है। तो अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 342 द प्रेसिडेंट कैन डिक्लेयर एनी कास्ट एज शेड्यूल्ड ट्राइब। वही जो आर्टिकल 366 का सेक्शन 25 है उसमें शेड्यूल्ड ट्राइब से संबंधित क्या है, डिटेल्स हैं, राइट। सो इंडिया के किस पार्ट में कौन सी ट्राइब को शेड्यूल्ड ट्राइब जो है एक्सेप्ट किया गया है उसकी जो जानकारी है वो आर्टिकल 366(25) में है, और आर्टिकल 342 की पावर का इस्तेमाल करते हुए प्रेसिडेंट कैन डिक्लेयर एनी कास्ट एज शेड्यूल्ड ट्राइब। नेक्स्ट, प्रोटेक्शन रिलेटेड टू सोशियो इकोनॉमिक एंड पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में शेड्यूल्ड ट्राइब्स के सोशियो इकोनॉमिक और पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के लिए जो मेजर्स हैं और जो आर्टिकल्स हैं उनको समझते हैं। सबसे पहला क्या हो जाएगा, सोशियली अपलिफ्टमेंट के लिए आर्टिकल 17, प्रोविजन ऑफ क्या हो जाएगा, अनटचेबिलिटी हो जाएगा। तो प्रोविजन ऑफ अनटचेबिलिटी आर्टिकल 17 में है। आर्टिकल 15, द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ। आर्टिकल 16, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन द पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। Article 25, right to religious freedom, and Article 46, promotion of education and economic interest of SCs and STs, right? तो ये सभी सोशियो इकोनॉमिक और पब्लिक एम्प्लॉयमेंट से संबंधित कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल है या कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है। अब कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन
जो कि पॉलिटिकल सेफगार्ड्स के लिए हैं, और पॉलिटिकल सेफगार्ड्स के लिए जो आर्टिकल है उसमें सबसे पहला हो जाएगा आर्टिकल 330। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 330 देयर इज अ रिजर्वेशन इन लोकसभा फॉर एसटी शेड्यूल्ड ट्राइब्स। तो शेड्यूल्ड ट्राइब्स को लोकसभा में रिजर्वेशन जो है आर्टिकल 330 के माध्यम से दिया गया है। वहीं लेजिस्लेटिव असेंबली में रिजर्वेशन आर्टिकल 332 के माध्यम से दिया गया है, और पंचायत एवं म्युनिसिपैलिटीज में आर्टिकल 243 के माध्यम से जो है रिजर्वेशन दिया गया है। अब एसटी से संबंधित ऑर्गेनाइजेशंस, तो वो हम समझते हैं यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, आर्टिकल 338A, राइट। मैंने आपको कुछ देर पहले बताया था कि आर्टिकल 338 में ही, राइट, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स था, परंतु बाद में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के माध्यम से आर्टिकल 330A को इंसर्ट किया गया, और आर्टिकल 330A के माध्यम से नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स जो है एस्टेब्लिश किया जाएगा। और यह कमीशन हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूशन में और विभिन्न एक्ट्स में जो भी सेफगार्ड्स हैं, राइट, उनकी सेफ्टी के लिए कार्य करेगा। यदि कोई भी लॉ बनता है, कोई भी पॉलिसी बनती है, तो उन लॉ पॉलिसी के माध्यम से यदि इनके शेड्यूल्ड ट्राइब्स के राइट्स कम होते हैं तो उसकी जो पूरी की पूरी जांच है, निगरानी है, राइट, वो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स ही करता है। नाउ अदर प्रोविजंस फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, राइट, तो जो अदर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये प्रोविजन शेड्यूल्ड कास्ट के लिए नहीं है। तो सबसे पहला क्या हो जाएगा, आर्टिकल 244 हो जाएगा, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल्ड एरियाज एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स, राइट। तो शेड्यूल्ड एरियाज और शेड्यूल्ड ट्राइब का एडमिनिस्ट्रेशन अच्छे से हो सके, इसके लिए आर्टिकल 244 है। तो आर्टिकल 244 एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल्ड एरियाज एंड ट्राइबल एरियाज। फिर आर्टिकल 2442 हो जाएगा, राइट, जिसमें ट्राइबल एरियाज हैं जो कि किस में है, शेड्यूल 6 में है। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की जो 12 शेड्यूल हैं उनमें से जो 6th शेड्यूल है उसका संबंध किससे है, शेड्यूल एरिया से है, राइट। तो जो ट्राइबल एरियाज हैं जिनको 6th शेड्यूल में सम्मिलित किया गया है, जैसे असम, मेघालय हो जाएगा, राइट, ये मेघालय हो जाएगा, मिजोरम हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, त्रिपुरा हो जाएगा। तो असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा में जो शेड्यूल एरियाज हैं उनको शेड्यूल 6 में जो है सम्मिलित किया गया है। फिर आर्टिकल 164 हो जाएगा, प्रोविजन फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर। देखिए, जिन स्टेट्स में शेड्यूल्ड ट्राइब्स की संख्या ज़्यादा है या शेड्यूल्ड ट्राइब्स की पॉपुलेशन ज़्यादा है, उनके बेटर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए आर्टिकल 164 के माध्यम से या आर्टिकल 164 के तहत जो है ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर जो है अपॉइंट किया जाएगा। और ये ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर जो है वो अपॉइंट किया जाता है मध्य प्रदेश में, झारखंड में, उड़ीसा में और छत्तीसगढ़ में, क्योंकि यहाँ पर इनकी जो संख्या है वो ज़्यादा है। क्लियर। नाउ जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स के वेलफेयर के लिए जो स्टेटुअरी प्रोविजंस हैं हम उनको समझते हैं, जिसमें सबसे पहला क्या हो जाएगा, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1995। सबसे पहले इसको अनटचेबिलिटी एक्ट 1955 को जो है हमारे देश में लागू किया गया था, ताकि जो अस्पृश्यता है या अनटचेबिलिटी है उसको खत्म किया जा सके। फिर जब इससे भी अनटचेबिलिटी कम नहीं हुई तो इसको 1976 में जो है अपडेट किया गया, अमेंड किया गया, और 1976 में इसका नाम हो गया प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1976। परंतु इस एक्ट से भी जब अनटचेबिलिटी कंट्रोल नहीं हुई तो फिर SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989 जो है हमारे देश में लागू हुआ था। फिर अगला हो जाएगा शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट डिवेलपर्स एक्ट, राइट। और ये एक्ट बहुत ही महत्वपूर्ण है, राइट। तो शेड्यूल्ड ट्राइब्स, राइट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट डिवेलपर्स एक्ट, राइट। और इसको
रिकॉग्नाइजेशन ऑफ फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 के माध्यम से भी जाना जाता है, राइट। तो शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर एक्ट, जिसको फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 के माध्यम से भी जाना जाता है। क्लियर? ये जो है शेड्यूल्ड ट्राइब्स के राइट्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। कारण क्या है कि जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स होती हैं वो फॉरेस्ट एरिया में रहते हैं, उनके पास में वो फॉरेस्ट एरिया के डॉक्यूमेंट्स नहीं होते हैं, साथ ही साथ उनके पास में आइडेंटिटी भी नहीं होती है, तो कई बार उनको दूसरी जगह पर डिस्प्लेस किया जाता है। परंतु ये फॉरेस्ट एरिया पर इनके राइट के लिए ही यह अधिनियम लाया गया है, राइट। इसीलिए इसको फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 भी कहा जाता है, राइट। और इस एक्ट को पास कराने के लिए जो नोडल एजेंसी है वो कौन होगी? मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स हो जाएंगी। और यहाँ पर जो है, यहाँ पर इसके जो रूल्स हैं वो 2012 में दिए गए। और इस एक्ट के माध्यम से, राइट, इस एक्ट के माध्यम से जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स लंबे समय से किसी फॉरेस्ट एरिया में रह रही हैं उनको फॉरेस्ट राइट जो है वो प्रोवाइड किए जाएंगे, राइट। तो एक तरीके से इस एक्ट के माध्यम से जो लंबे समय से शेड्यूल्ड ट्राइब्स किसी फॉरेस्ट एरिया में या पर्टिकुलर प्लेस में रह रही हैं उनके राइट को इसके माध्यम से एक्नॉलेज किया जाएगा और उनको पट्टा जो है फॉरेस्ट पट्टा प्रोवाइड कराया जाएगा। फिर अगला महत्वपूर्ण हो जाएगा पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरियाज, जिसको पेसा एक्ट भी कहा जाता है, राइट। तो पेसा एक्ट 1996 या हम कह सकते हैं कि पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरियाज एक्ट क्या हो जाएगा? 2006 हो जाएगा, राइट। और ये जो एक्ट है, ये एक्ट पंचायत को और अधिक पावर देता है ताकि जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं उनका वेलफेयर और भी बेहतर तरीके से हो सकते। तो जो पेसा एक्ट 1996 है इसको दिलीप सिंह भूरिया कमेटी की सिफारिश पर लाया गया है। तो पेसा एक्ट को दिलीप सिंह भूरिया कमेटी की रिकमेंडेशन पर लाया गया है और इसका इम्प्लीमेंटेशन जो है हमारे देश के 9 स्टेट्स में 5th शेड्यूल के तहत किया जा रहा है, राइट। जैसे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, ओडिशा एंड क्या हो जाएगा? झारखंड हो जाएगा। और इसकी सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इस पेसा एक्ट के माध्यम से ग्राम सभा को जो है वो पावर्स दिए गए हैं। ग्राम सभा के एडवाइस से ही, राइट, या ग्राम सभा की अनुमति के पश्चात ही किसी फॉरेस्ट एरिया पर जो है माइनिंग की या किसी भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स जो है स्टार्ट किए जा सकते हैं। तो जहां पर भी पेसा एक्ट लागू होता है वहां की ग्राम पंचायत के पास में जो लैंड रिलेटेड जितनी भी पावर्स हैं वो ग्राम सभा के होते हैं। जब ग्राम सभा अनुमोदन दे देती है तब ही जाकर उस एरिया में माइनिंग एक्टिविटी या उस फॉरेस्ट एरिया को सेंचुरी या नेशनल पार्क में जो है कन्वर्ट किया जा सकता है, राइट। चलिए अब शेड्यूल्ड ट्राइब्स से संबंधित जितने भी स्कीम हैं उनको हम समझते हैं। तो शेड्यूल्ड ट्राइब्स से संबंधित स्कीम्स में सबसे पहला हो जाएगा ट्राइबल वनवासी सशक्तिकरण क्या हो जाएगा? योजना हो जाएगा। तो ट्राइबल वनवासी सशक्तिकरण योजना के माध्यम से जो ट्राइबल्स होते हैं उनको 6% एनुअल रेट पर लोन फैसिलिटी प्रोवाइड कराई जाती है ताकि उनके लिए वो जो है अपना व्यवसाय कर सके। तो ट्राइबल वनवासी जो सशक्तिकरण योजना है इसके माध्यम से 6% एनुअल रेट पर जो है लोन फैसिलिटी प्रोवाइड कराई जाती है। सेकेंड हो जाएगा एक्सीलेंट स्कीम फॉर क्या हो जाएगा? स्टूडेंट्स हो जाएगा। तो ट्राइबल शेड्यूल्ड ट्राइब्स के एजुकेशन अच्छा हो सके इसके लिए एक्सीलेंट स्कीम फॉर स्टूडेंट्स जो है संचालित की जा रही है, राइट। और इसके माध्यम से जो एक्सीलेंट स्कॉलरशिप है वो दी जाएगी और ये स्कीम जो है 2007-8 से ही लागू है, जिसको ट्राइबल मिनिस्ट्री के माध्यम से जो है स्कॉलरशिप प्रोवाइड कराई जाती है। साथ ही साथ स्कीम्स के माध्यम से फीस और जो बुक्स हैं वो भी प्रोवाइड कराई जाती हैं। फिर नेशनल ओवरसीज स्कीम्स फॉर एसटी स्टूडेंट्स हो जाएगा एंड ट्राइबल वीमेन एम्पावरमेंट क्या हो जाएगी? स्कीम हो जाएगी। फिर पॉलिसी प्रोविजन देखें तो नेशनल ट्राइबल पॉलिसी जो है वो 2006 में आई थी। तो यहाँ पर शेड्यूल्ड ट्राइब्स के वेलफेयर के लिए जो नेशनल ट्राइबल पॉलिसी थी उसको 2006 में लागू किया गया था। अब हम जो है अदर प्रोविजंस देखते हैं।
तो अदर प्रोविजंस में सबसे पहला क्या हो जाएगा, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ट्राइफेड। सो ट्राइफेड को 1986 में जो है एस्टेब्लिश किया गया था, राइट। ट्राइफेड एक बहुत ही महत्वपूर्ण संस्था है। दरअसल जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस होती है, शेड्यूल ट्राइब जो होती हैं वो फॉरेस्ट प्रोड्यूस को क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं, परंतु उनके पास में मार्केट का एक्सेस नहीं होता है। वो उस फॉरेस्ट प्रोड्यूस को कहाँ पर बेचे, कितने में बेचे, दे डोंट हैव एनी इंफॉर्मेशन, राइट, दे डोंट नो मार्केटिंग, राइट। इसीलिए जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस शेड्यूल ट्राइब्स के द्वारा कलेक्ट की जाती है, ट्राइफेड उसको मार्केट में उसको सेल करने में मदद करता है, राइट। तो उस फॉरेस्ट प्रोड्यूस को ट्राइफेड के माध्यम से मार्केट में जो है मार्केट में उसका विपणन, मार्केटिंग की जाती है और ट्राइफेड के माध्यम से उसको बेचा जाता है। तो ट्राइफेड जो है इस तरीके से शेड्यूल ट्राइब्स के वेलफेयर के लिए कार्य करता है। ट्राइफेड की स्थापना कब हुई थी, 1987 में। नेक्स्ट हो जाएगा ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल, राइट। और ट्राइबल एडवाइजरी जो काउंसिल है उसको एस्टेब्लिश किया गया है, राइट। और अगला हो जाएगा नेशनल शेड्यूल ट्राइब्स फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन 2000 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, राइट। नेशनल शेड्यूल ट्राइब्स फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, राइट। अगर हम देखें तो यह शेड्यूल कास्ट के लिए भी है और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए इसको 2001 में एस्टेब्लिश किया गया है। और यह भी जो शेड्यूल ट्राइब्स के कैंडिडेट हैं उनको लोन फैसिलिटी अवेलेबल कराता है, राइट, जॉब क्रिएशन के लिए कार्य करता है, साथ ही साथ उनको फाइनेंस जो है उपलब्ध कराता है। फिर हो जाएगा वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर, ये स्किल डेवलपमेंट के लिए है और इसको यह जो पॉलिसी है 1992-3 से जो है चला रही है। फिर एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल हो जाएंगे, राइट। तो जो शेड्यूल ट्राइब्स के स्टूडेंट्स हैं वो अच्छा एजुकेशन प्राप्त कर सकें, इसके लिए उनको एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल जो एस्टेब्लिश किए जा रहे हैं, जहां पर जो है हाउसिंग फैसिलिटी या हॉस्टल फैसिलिटी के साथ में उनको अच्छा एजुकेशन प्रोवाइड कराया जाएगा। फिर स्कीम्स टू स्ट्रेंथन एजुकेशन ऑफ शेड्यूल कास्ट गर्ल इन लो लिटरेसी जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ पर ये स्कीम जो है संचालित है। फिर ग्रांट्स फॉर माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस एक्टिविटीज़, तो कई बार जो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस हैं उसको कलेक्ट करने के लिए भी यहाँ पर ग्रांट दिए जाते हैं। फिर मध्य प्रदेश वन मित्रा पोर्टल, और इसको 2019 में डेवलप किया गया है। और ये जो फॉरेस्ट राइट क्लेम है, जिन भी फॉरेस्ट डीलर्स ने फॉरेस्ट राइट के लिए क्लेम किए हैं उनको क्लेम दिलाने के लिए मध्य प्रदेश वन मित्रा पोर्टल जो है डेवलप किया गया है। फिर मुख्यमंत्री मदद योजना हो जाएगा, इसको अक्टूबर 2019 में लॉन्च किया गया है। अब हम आगे समझते हैं ओबीसी, अदर बैकवर्ड क्लासेस हो जाएंगी, राइट। तो जो अदर बैकवर्ड क्लासेस में वो सिटीजन आते हैं जो कि सोशली एजुकेशनली क्या है, बैकवर्ड है, राइट। तो एजुकेशनली सोशली जो बैकवर्ड हैं उनको ओबीसी में जो है सम्मिलित किया जाता है। और ओबीसी के पास में, राइट, जो ओबीसी कम्युनिटी है या अदर बैकवर्ड क्लासेस हैं उनके पास में उतने पावर्स या उतने प्रोविजंस नहीं हैं, या जो सिक्योरिटी पैकेज एससी शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल जो सिक्योरिटी पैकेज शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के पास में है वह सिक्योरिटी पैकेज ओबीसी के लिए नहीं है। फिर भी ओबीसी के वेलफेयर के लिए जो भी प्रोविजंस हैं हम उनको यहाँ पर समझते हैं। तो ओबीसी के वेलफेयर के लिए जो प्रोविजंस हैं उसमें सबसे पहला क्या हो जाएगा, आर्टिकल 15 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसके अकॉर्डिंग द स्टेट विल मेक स्पेशल प्रोविजन फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड सिटीजन्स फॉर द एडमिशन इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। इसका मतलब आर्टिकल 15(4) के माध्यम से जो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड हैं उनको एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में रिजर्वेशन दिया गया है ताकि ओबीसी के जो स्टूडेंट हैं उनको अच्छा एजुकेशन मिल सके। साथ ही साथ आर्टिकल 15(5) हो जाएगा, एडमिशन इन गवर्नमेंट एडेड और अनएडेड प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूशन हो जाएगा। फिर 16(4) हो जाएगा, प्रोविजन ऑफ रिजर्वेशन फॉर अपॉइंटमेंट टू गवर्नमेंट
पोस्ट हो जाएगा। तो जो भी सोशली और इकोनॉमी एजुकेशनली और सोशली बैकवर्ड हैं उनके लिए गवर्नमेंट जॉब्स में भी क्या है, रिजर्वेशन है। नेक्स्ट हो जाएगा आर्टिकल 3401। तो अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 3401 प्रेसिडेंट एक नेशनल कमीशन को अपॉइंट करेगा जो कि ओबीसी के स्टेटस की इंक्वायरी करेगा। सो अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 3401 प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नेशनल कमीशन राइट टू इंक्वायर इनटू द स्टेटस ऑफ ओबीसी। क्लियर। अब ओबीसी के वेलफेयर के लिए 102वां संविधान संशोधन किया गया। तो 102 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 102 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2018 के माध्यम से आर्टिकल 338 बी जो है इंसर्ट किया गया। तो कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 338 बी इंसर्ट किया गया और उसके माध्यम से जो नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस था उसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया। तो नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास जो है अब एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हो चुकी है। साथ ही साथ ये जो नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस है इसका कार्य क्या होगा, इसका कार्य हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन में और विभिन्न एक्ट्स में जो भी अदर जो ओबीसी के लिए जो भी सेफ्टी स्टैंडर्ड्स हैं या सेफ्टी प्रोविजंस हैं राइट, वो कभी भी कम ना हो और देश की पॉलिसीज में ओबीसीज के वेलफेयर के लिए ये क्या करता है, गवर्नमेंट को रिकमेंड भी करता है राइट। इसके अलावा भी हर एक राज्य में ओबीसीज के वेलफेयर के लिए जो है रिजर्वेशन सिस्टम भी है राइट। तो देयर इज अ रिजर्वेशन सिस्टम इन डिफरेंट स्टेट्स भी हो जाएगा। जैसे मध्य प्रदेश में अभी 14% है जिसको इंक्रीज करके 27% किया जा रहा है। वहीं जो स्कॉलरशिप हैं राइट, ये पॉइंट अलग से हैं। जो स्कॉलरशिप और इंसेंटिव्स हैं, अगर अदर जो मनी इंसेंटिव्स हैं वो ओबीसी स्टूडेंट्स को प्रोवाइड कराए जा रहे हैं राइट। और अगला ये सभी पॉइंट जो हैं इसके नहीं, ये अलग हो जाएंगे राइट। तो अगला हो जाएगा नेशनल बैकवर्ड क्लासेस राइट, फाइनेंस एंड डेवलपमेंट क्या हो जाएगा, कारपोरेशन हो जाएगा। तो नेशनल बैकवर्ड क्लासेस फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कारपोरेशन कौन सा हो जाएगा, 1992 हो जाएगा राइट। अब इसका कार्य क्या है, इसका कार्य जो बैकवर्ड क्लासेस के जो जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनको इकोनॉमिक एक्टिविटी या इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए यह इनकरेज करता है। साथ ही साथ उनके अपलिफ्टमेंट के लिए राइट उनको फाइनेंशियल असिस्टेंट भी क्या करता है, प्रोवाइड कराता है ताकि वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के माध्यम से जो है अपनी इकोनॉमिक कंडीशन को इम्प्रूव कर सके। उसके बाद में हो जाएगा माइनॉरिटी राइट। तो सबसे पहली चीज तो ये है कि माइनॉरिटी क्या है। तो इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन जो है माइनॉरिटी की परिभाषा नहीं दी गई है, परंतु नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज एक्ट 1992, तो नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज एक्ट 1992 के माध्यम से जो क्रिश्चियन है, मुस्लिम है, सिख है, बुद्धिस्ट है, पारसी और जैन राइट, इनको माइनॉरिटीज जो है माना गया। तो इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन राइट, इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन Christian, Muslim, Sikh, Buddhist, Parsi, Jain are minorities under the provision of National Commission for Minorities Act 1992 हो जाएगा। क्लियर। साथ ही साथ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो है माइनॉरिटीज की डेफिनेशन नहीं है, केवल इन जो ये जो क्रिश्चियन है, मुस्लिम्स है, सिख है, बुद्धिस्ट है, पारसी और जैन है, इनको माइनॉरिटीज का दर्जा या स्टेटस दिया गया है। अगर हम देश की बात करें तो देश की जो टोटल पॉपुलेशन है उसमें से 20% जो पॉपुलेशन है वो किसकी है, माइनॉरिटीज़ की है। और इसमें से भी अगर हम मुस्लिम की पॉपुलेशन को हटा दें तो माइनॉरिटीज़ की जो पॉपुलेशन है वो 1 से 2% ही बचेगी, क्योंकि 17 से 18% जो पॉपुलेशन है वो किसकी है, मुस्लिम पॉपुलेशन है। उसके साथ ही जो माइनॉरिटीज का जो स्टेटस दिया गया है, माइनॉरिटीज का जो स्टेटस है वो रिलीजन एवं लैंग्वेज के आधार पर दिया गया है। साथ ही साथ ना तो डेफिनेशन पहले बताई गई थी और ना ही अभी भी इसकी डेफिनेशन दिया गया है राइट। मतलब आप समझिए कि जिसकी जनसंख्या देश की पॉपुलेशन का 17 से 18% है उसको माइनॉरिटीज का दर्जा दिया गया था, और वहीं जैन राइट, जैन कम्युनिटी को माइनॉरिटीज का दर्जा नहीं दिया गया था। परंतु 2014 में
राइट। 2014 में जैन कम्युनिटी को भी माइनॉरिटीज़ का जो है स्टेटस अब दिया गया है। तो इस तरीके से देखा जाए तो जो 6 हैं, राइट, 6 रिलीजन्स को आधार पर, तो क्रिश्चियन, राइट, मुस्लिम, सिख, बुद्धिस्ट, पारसी और जैन, इन 6 को जो है माइनॉरिटीज़ का दर्जा दिया गया है। अब माइनॉरिटीज़ के वेलफेयर के लिए कौन कौन से प्रोविज़न है उनको समझते हैं। सबसे पहला क्या हो जाएगा, द मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स वाज एस्टेब्लिश्ड ऑन 29 जनवरी 2006। तो 29 जनवरी 2006 को मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स को जो है एस्टेब्लिश किया गया। साथ ही साथ इनके वेलफेयर के लिए 50 पॉइंट जो है प्रोग्राम ये भी लॉन्च किया जा चुका है। साथ ही साथ नेशनल कमीशन फॉर जो है माइनॉरिटीज़ है, तो जो नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ है इसको 1978 में इस्टेब्लिश किया गया था, राइट। इसको स्टेटुअरी जो है स्टेटस कब दिया गया था, 1992 में, राइट। तो नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ का इस्टेब्लिश किया था 1978 में, परंतु जो इसको स्टेचुअरी स्टेटस दिया गया था किस एक्ट के माध्यम से, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ एक्ट 1992 के माध्यम से इसको स्टेचुअरी जो है स्टेटस दिया गया है। इसमें 1+4 एक प्रेसिडेंट और बाकी के 4 चेयरमैन प्लस का 4 टोटल 5 मेंबर होंगे, और ये अपनी रिपोर्ट को, अपनी जो रिपोर्ट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को हर साल भेजेगा, राइट। और ये जो माइनॉरिटीज़ कमीशन है इट हैज़ द पावर ऑफ क्या हो जाएगा, सिविल कोर्ट हो जाएगा। अब जो नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ है उसके वर्क क्या है, राइट। ये जितनी भी डेवलपमेंटल प्रोसेसेस हैं फॉर माइनॉरिटीज़ उनका एवेल्यूशन करता है। साथ ही साथ मॉनिटरिंग द वर्क ऑफ अवेलेबल मेजर्स, राइट, जो जितनी भी अवेलेबल मेजर्स हैं उनकी क्या करता है, मॉनिटरिंग करता है, राइट। सेंट्रल गवर्नमेंट को रिकमेंडेशंस भेजता है। साथ ही साथ जो इकोनॉमिक सोशल जो डेवलपमेंट वर्क है उनकी रिसर्च एवं क्या करता है, एनालिसिस करता है। तो माइनॉरिटीज़ के इकोनॉमिक एवं सोशल वेलफेयर के लिए जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं उनकी रिसर्च एवं उनका क्या करता है, एनालिसिस करता है। उसके बाद में अगला हो जाएगा नेशनल रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक क्या हो जाएगा, कमीशन हो जाएगा। तो नेशनल रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक कमीशन हो जाएगा, यह भी माइनॉरिटी के वेलफेयर के लिए जो है कार्य करता है। साथ ही साथ स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ हो जाएगा। तो हमारे देश में जो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ है उनके वेलफेयर के लिए स्पेशल ऑफिसर को अपॉइंट किया जाता है। तो स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़, राइट, और इसको आर्टिकल 350V के माध्यम से जो है अपॉइंट किया जाता है, 350V के माध्यम से। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, इलाहाबाद में है, राइट। और जो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ होती हैं उनको लिए यह सेफगार्ड के तौर पर कार्य करता है, और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ की जो रिपोर्ट है उसको प्रेसिडेंट के पास में भेजता है। फिर अगला हो जाएगा स्टेट माइनॉरिटीज़ कमीशन, जो हमारे 13 स्टेट्स हैं इंक्लूडिंग मध्य प्रदेश में स्टेट माइनॉरिटीज़ कमीशंस भी हैं जो कि माइनॉरिटीज़ के वेलफेयर के लिए कार्य कर रहे हैं। फिर अगला हो जाएगा नेशनल माइनॉरिटीज़ फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन 1994, राइट। तो ये जो नेशनल माइनॉरिटीज़ फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है ये सेल्फ इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए फाइनेंशियल असिस्टेंट जो है प्रोवाइड कराता है। फिर माइनॉरिटीज़ के वेलफेयर के लिए कई स्कीम्स भी हैं, तो जो वेरियस स्कीम्स है उनको हम यहाँ पर समझते हैं, राइट। इसमें सबसे पहला क्या हो जाएगा, वेरियस स्कीम में सबसे पहला हो जाएगा रिजर्वेशन इन गवर्नमेंट सर्विसेज। तो जो माइनॉरिटीज़ हैं उनको गवर्नमेंट सर्विसेज में रिजर्वेशन दिया गया। साथ ही साथ माइनॉरिटीज़ के लिए प्री एवं पोस्ट जो मैट्रिकुलेशन है वो स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड कराई जाती हैं। फिर मल्टी सेक्टोरल डेवलपमेंट जो प्रोग्राम्स हैं वो जो है माइनॉरिटी कंसंट्रेशन डिस्ट्रिक्ट्स में मल्टी सेक्टोरल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स भी जो है ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। फिर नया सवेरा हो जाएगा। नया सवेरा इज़ अ स्कीम थ्रू विच जो है फ्री कोचिंग प्रोवाइड कराई जाती है। जो माइनॉरिटीज़ हैं उनको फ्री कोचिंग प्रोवाइड कराई जाती है गवर्नमेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए। फिर न्यू उड़ान हो जाएगी, राइट। इसके माध्यम से फाइनेंशियल, न्यू उड़ान के माध्यम से फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाता है। जो कैंडिडेट यूपीएससी
या फिर पीएससी या एसएससी की तैयारी करते हैं उनको फाइनेंशियल असिस्टेंट दिया जाता है। फिर मौलाना आज़ाद नेशनल स्कॉलरशिप 11th एंड 12th पास करने पर दी जाती है। नई रोशनी, राइट, ये माइनॉरिटी वीमेन के एम्पावरमेंट के लिए स्कीम हो जाएगी। फिर लर्न एंड अर्न स्कीम हो जाएगी, इससे जो ट्रेडिशनल एंड न्यू स्किल ट्रेनिंग है वो एम्प्लॉयमेंट के लिए दी जाती है। अब जो है माइनॉरिटीज़ के वेलफेयर के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस कौन से हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को समझते हैं, जिसमें सबसे पहला हो जाएगा आर्टिकल 29(1). आर्टिकल 29(1) में क्या है, राइट टू प्रोटेक्ट लैंग्वेज, स्क्रिप्ट एंड क्या हो जाएगा, कल्चर हो जाएगा। तो माइनॉरिटीज़ को अपनी स्क्रिप्ट, लैंग्वेज, कल्चर को प्रोटेक्ट करने का अधिकार है। साथ ही साथ आर्टिकल 31(a), राइट टू एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, राइट। तो जो माइनॉरिटीज़ हैं वो अपनी लैंग्वेज, कल्चर को बढ़ावा देने के लिए, साथ ही साथ बढ़ावा दे सकते हैं, बढ़ावा देने के लिए आर्टिकल 31 के माध्यम से जो है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को इस्टेब्लिश कर सकते हैं, राइट। तो राइट टू प्रोटेक्ट लैंग्वेज, स्क्रिप्ट, कल्चर ये 29(1) में है, और आर्टिकल 31 के अनुसार वो जो है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को एडमिनिस्टर कर सकते हैं और इस्टेब्लिश कर सकते हैं। फिर आर्टिकल 32, द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अमंग द इंस्टीट्यूशन मैनेज्ड बाय माइनॉरिटीज इन ग्रांटिंग फाइनेंशियल असिस्टेंट, तो जो सरकार है वो फाइनेंशियल असिस्टेंट भी देगी। फिर आर्टिकल 350(a), इसमें मदर टंग में एजुकेशन प्रोवाइड होना चाहिए, ऐसा प्रोविज़न है। फिर 350(b), और 350(b) में मैंने अभी बताया था स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ एंड उसके जो है फंक्शंस को जो है दिया गया। फिर सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट क्या हो जाएगा, 2019 हो जाएगा। तो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 है, ये भी माइनॉरिटीज़ के वेलफेयर के लिए जो है कार्य करता है। और इसके माध्यम से ये जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 है, इसके माध्यम से जो रिलीजियस परसिक्यूटेड माइनॉरिटी है, रिलीजियस परसिक्यूटेड सिटीजन है, तो रिलीजियस परसिक्यूटेड जो व्यक्ति हैं जो कि पाकिस्तान से, अफगानिस्तान से या बांग्लादेश से 2014 के पहले आए हुए हैं, तो ऐसे व्यक्ति जो 2014 के पहले बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान से रिलीजियस परसिक्यूशन के माध्यम से आए हैं, उनको सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 के माध्यम से नागरिकता दी जाएगी, राइट। और यह नागरिकता किन किन को दी जाएगी, हिंदूज, क्रिश्चियंस, सिख्स, जैन्स और बुद्धिस्ट को जो है नागरिकता दी जाएगी। इस एक्ट के माध्यम से क्या होगा कि जहां पर 12 वर्ष रहने का जो प्रोविज़न था, उसकी जगह पर अगर उन्होंने 6 साल भारत में रहे हैं तो उनको भारत की नागरिकता दे दी जाएगी, राइट। सो इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल मीट विथ न्यू टॉपिक, राइट। टिल देन, थैंक यू।